हेलो एवरीवन, बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे एक्स किरण विवर्तन या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन में लावेस इक्वेशन क्या होती है, लावे का समीकरण क्या होता है। यहाँ पर हम इन जनरली एक्सरे डिफ्रैक्शन में दो टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक लावे का समीकरण होगा और एक ब्रैग का समीकरण होगा। और इन जनरली एक्सरे डिफ्रैक्शन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्रिस्टल में रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट में एटम पाए जाते हैं। तो उन एटम का स्ट्रक्चर क्या है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। और इन जनरली हम देखें कि जैसा आप प्रीवियस क्लासेस में प्रैक्टिकल करते थे एक्सरे डिफ्रैक्शन का, कि एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता था जिसमें 15 से 30,000 लाइन खींची होती थी और दो कॉन्जिक्यूटिव या फिर दो क्रमागत लाइनों के बीच की दूरी इंसिडेंट वेव के या इंसिडेंट विजिबल वेव के वेवलेंथ के रेंज के बराबर होती थी, लगभग बराबर। तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस प्लेन ग्लास हमें क्या मिलता था, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलते थे और उसके बेसिस पे हम क्या करते थे, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ को निकालते थे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि स्ट्रक्चर निकालना है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक्सरे लाइट के लिए क्या करती है, एक ग्रेटिंग का काम करती है। एटम्स होते हैं या फिर हमें ये भी पता है कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में मिलर इंडाइसेस भी होते हैं। मिलर इंडाइसेस मतलब कि मिलर प्लेन्स भी होते हैं जो पैरेलल्स होते हैं। तो हम इसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम विवर्तन को समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि लावे ने किस तरह से एक्सरे डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। विवर्तन, जब किसी प्रकाश तरंग को किसी अवरोध पर आपतित किया जाता है तो प्रकाश की तरंगों का अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए एक्सरे को ही क्यों चुन रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट रे है, विजिबल लाइट है, उसको क्यों नहीं चुन रहे हैं। तो मैंने आपको इसके पहले अभी बताया था कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके रेंज के बराबर होना चाहिए, इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ के लगभग बराबर होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स पाए जाते हैं और एटम के बीच की जो सेपरेशन होती है या डिस्टेंस होती है वो नियरली एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इक्वल होती है। लगभग मीन्स एक्सरे का जो रेंज होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। और नियरली ये जो रेंज होता है एटम के बीच का सेपरेशन भी होता है, जिसको हम लैटिस पैरामीटर कहते हैं। हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि ए बी सी क्या थे, लैटिस पैरामीटर्स थे। तो उनकी जो वैल्यू होती है वो नियरली एंगस्ट्रॉम रेंज में होती है, मतलब कि 10⁻⁻10 रेंज में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं क्रिस्टल में डिफ्रैक्शन को देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है एक्सरे डिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि लावे ने क्या बोला था कि डिफ्रैक्शन जो होता है, जब लाइट इंसिडेंट की जाती है तो डिफ्रैक्शन एटम्स के द्वारा होता है। मतलब कि एक्सरे लाइट एटम से टकराएगी क्रिस्टल के अंदर और उससे क्या होगा, वो स्कैटर्ड हो जाएगी। मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है कि ये लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ से, पी और ओ क्या है यहाँ पर, एटम्स हैं। और आफ्टर इंसिडेंट
लाइट जब इंसिडेंट होके स्कैटर्ड होगी तो वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, मतलब कि स्कैटर्ड हो जाएगी। रिफ्लेक्शन अलग होता है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट किसी अवरोध से टकराकर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर बहुत सारी दिशाओं में जाएगी तो वो क्या होगा, आपका स्कैटरिंग होगा। तो यहीं पर स्कैटरिंग को भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर ओ और पी पॉइंट क्या है, एटम के पॉइंट को बताया जा रहा है। और एन नॉट क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। एन नॉट क्या है, यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट लाइट का। और स्कैटरिंग लाइट का यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इंसिडेंट वेव पर एक ओ ए नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और एन कैप या फिर रिफ्लेक्टेड वेव के अलोंग हमने क्या किया है, एक ठो पी बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इन जनरली अगर हम यहाँ देखें तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट का, या फिर इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट का, स्कैटर्ड एक्सरे लाइट का। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, ए पी माइनस ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। और हाँ, ये भी ध्यान देना जरूरी है, ओ से पी इनके बीच की डिस्टेंस है, और इसको मैंने यूनिट वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया है, या पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो मैंने आपको बताया वही थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसको मैंने डेल से शो किया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये वाला ए पी माइनस ओ बी, ये देख सकते हैं डायग्राम में। ए पी क्या होगा आपका, माइनस ओ बी, उसका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। मतलब कि इंसिडेंट लाइट और इजेक्टेड लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस। लाइट का मतलब कि एक्सरे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखेंगे अगर। ए पी क्या होगा आपका, वेक्टर आर का एन नॉट पर प्रक्षेप। ए पी क्या होगा आपका, पाथ डिफरेंस है इंसिडेंट लाइट का। तो वेक्टर आर का एन नॉट पर प्रक्षेप क्या हो सकता है, एन नॉट क्या है, इंसिडेंट वेव का यूनिट वेक्टर है, और आर क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर है फॉर इंसिडेंट वेव। फिर ओ बी क्या होगा, अभी बताया गया आपको, ओ बी इक्वल टू वेक्टर आर का एन कैप पर प्रक्षेप, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एन कैप। तो इसको आर डॉट एन कैप लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप इसको ए पी और ओ बी की वैल्यू को रख दीजिए सिंपल, तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा। तो इससे आप आर वेक्टर को बाहर निकाल लीजिए, एन नॉट माइनस एन कैप होगा, और इस एन नॉट माइनस एन कैप को मैंने क्या माना है, कैपिटल एन वेक्टर। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको बस ये माना गया है अभी, और ये डेल क्या शो कर रहा है यहाँ पर, आर डॉट कैपिटल एन वेक्टर, ठीक है। इसको बस ध्यान देने वाली बात है, ये एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। मतलब कि जो आर वेक्टर है, ओ से पी की ओर हमने बताया है बस उसको, लेकिन आर वेक्टर हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में भी हो, वाई में, और जेड डायरेक्शन में भी हो। मतलब कि लेटिस पैरामीटर ए बी सी के द्वारा भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान देना जरूरी है। तो इन जनरली एक्स किरणों के बीच का जो कलांतर होगा, ओ तथा पी से विवर्तित, ओके, बिंदु ओ तथा पी से विवर्तित एक्स किरणों के बीच जो कलांतर होगा या फेस डिफरेंस, वो किसके बराबर होगा, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल। डेल क्या है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस, और फाई क्या है यहाँ पर, फेस डिफरेंस है। तो चाहें तो आप इसकी वैल्यू को ऐसे रख दीजिए और इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। और हमें ये भी पता है कि एक्सरे किरण की तीव्रता अधिक होने के लिए क्रिस्टल के प्रत्येक परमाणु से उस दिशा में कलांतर
का पूर्ण गुणक होना चाहिए, ठीक है, 2 पाई का पूर्ण गुणक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीप्लायर ऑफ 2 पाई ऑफ ईच डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड रेस। तो इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि एक्स वाई जेड के लिए मैंने क्या मान लिया, इसको लैटिस पैरामीटर को ए बी एंड सी को क्रिस्टल के लैटिस पैरामीटर्स होंगे, और इनका जो फेस डिफरेंस होगा जो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 लिखा है उसको हम क्या करेंगे 2 पाई के एक इंटीजर मल्टीपल के बराबर रखेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर x डायरेक्शन में कोई एच के एल प्लेन है तो उसके लिए h मान लेंगे x डायरेक्शन के लिए इंटू 2 पाई, k मान लेंगे इंटू 2 पाई y डायरेक्शन के लिए, और l मान लेंगे इंटू 2 पाई z डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेस डिफरेंस या कलांतर फाई ए लिखा गया है 2 पाई बाय ए डॉट एन कैप, ए डॉट एन इक्वल टू 2 पाई एच फॉर x डायरेक्शन, फॉर y डायरेक्शन फाई बी इक्वल टू 2 पाई b डॉट एन 2 पाई k, फाई सी इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा c डॉट n इक्वल 2 पाई l, 2 पाई का एक गुणक है इसीलिए हमने इसको लिखा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, केवल r की जगह मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, बस यहाँ पे जो r है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है a b एंड c, और इसको इक्वल कर दिया है फेस डिफरेंस के कंडीशन जो संपोषी व्यतिकरण या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है उसके बेसिस पे मैंने इसको लिखा है, ठीक है। एच के एल क्या है आपका मिलर इंडाइसेस, यहाँ पर आप मान सकते हैं इनको, या फिर सिंपल सा इंटीजर मान लीजिए, एक्स डायरेक्शन के लिए एच होगा, वाई के लिए के एंड जेड के लिए एल, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा कैपिटल एन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं और कैपिटल एन की वैल्यू को निकालते हैं। देखिए ये डायग्राम मैंने आपको बताया था अभी, ये लावे ने हमें बताया था इस तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्लेन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, एन नॉट इंसिडेंट वेव हो गई, और ये जो होगी आपकी स्कैटरिंग एन कैप वाली, वो कौन सी हो गई आपकी स्कैटरिंग या रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मान के चल रहे हैं हम। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर मैंने एन नॉट को क्या किया है, आगे बढ़ा दिया। तो हमें पता है कि जो लाइट इंसिडेंट होती है और जो रिफ्लेक्ट होगी उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, और मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो एक प्लेन से कितना एंगल बना रही है, थीटा, और इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव या स्कैटर्ड वेव के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा, थीटा थीटा 2 बार दिख रहा होगा, मीन्स कि, और यही चीज़ तो आपको बताई गई थी अभी कि देखिए यहाँ पर एक बेसिक वेक्टर का फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पर ये एन है, ये एन नॉट है, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या बताएगा, कैपिटल एन, क्योंकि कैपिटल एन इक्वल टू क्या है, एन नॉट कैप माइनस एन कैप, और ये एन कैप का डायरेक्शन ये है और एन नॉट कैप का डायरेक्शन ये वाला है। तो हम बेसिक वेक्टर फॉर्म से क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, और ये यही तो है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना ज़रूरी है, और हम इससे क्या करेंगे, कैपिटल एन की वैल्यू को निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी से, ए बी सी ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर इस पूरी लाइन की वैल्यू, देखिए ध्यान से, अगर इस पूरी लाइन की वैल्यू n है तो स्मॉलेस्ट इसके हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी में साइन थीटा निकाल लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, देखिए सी बी अपॉन ए सी।
तो सिंपल सा आप निकाल लीजिए यहाँ पर। और ये ध्यान देना है कि इसका मैग्नीट्यूड को लिखना है मुझे। तो n/2/n कैप मैग्नीट्यूड, मतलब कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल N वेक्टर अपॉन 2, और कैपिटल N इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इसको पुट करना है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ABC पैरामीटर तो हम ले लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में कुछ एंगल्स ले लेते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो क्या बताएंगे आपकी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन से जो OP वेक्टर है, मतलब कि जो R वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल r, वो अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रहा है, एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से और जेड डायरेक्शन से। तो हम अगर देखें कि हमारे पास एक वैल्यू थी A.n वेक्टर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर एक्स एक्सिस से एंगल बनता है तो आप सिंपल से डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैपिटल N, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कि एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द OP वेक्टर R और पोजीशन वेक्टर R। तो इसको आप लिख लीजिए, कैपिटल N की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस अल्फा, तो आपके पास A.n कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा कॉस अल्फा। सिमिलरली B.n आ जाएगा और C.n भी आ जाएगा, तो कॉस बीटा आ जाएगा और कॉस गामा आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप इन तीनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में अगर इन तीनों की वैल्यू को पुट करता हूँ, तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 का सबसे पहला पार्ट ये वाला है। ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा A.n इक्वल टू 2 पाई h। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये नीचे स्टेप आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद आप क्या कीजिए, A.n की वैल्यू को रख दीजिए। पहली वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए A.n की वैल्यू कितनी आई थी, 2a साइन थीटा कॉस अल्फा। तो 2a साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू h लेमडा के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, फॉर y डायरेक्शन 2b साइन थीटा कॉस बीटा इक्वल टू k लेमडा, 2c साइन थीटा कॉस गामा इक्वल टू l लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 5 क्या होता है, लावेज इक्वेशन होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि लावेज ने ये कहा था कि स्कैटरिंग जो होती है एक्सरे की, वो हर एक एटम्स के द्वारा होती है। लेकिन अगर ब्रैग की बात करें तो ब्रैग ने क्या बोला था कि ब्रैग ने इन जनरल ये कहा था कि प्लेन्स ही जिम्मेदार होते हैं स्कैटरिंग के लिए या फिर डिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम एक बेसिक मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है, इक्वेशन 5 क्या है, लावेज इक्वेशन है, जो आपको अभी मैंने प्रूफ करवाया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, लावेज समीकरण से ब्रैग का समीकरण, ब्रैग्स लॉ फ्रॉम लावेज इक्वेशन। मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा, अभी केवल एक मैथमेटिकल टर्म्स कर रहे हैं कि लावे का जो समीकरण हमारे पास आया है उससे हम क्या करेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन को निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लैटिस इंटरवल बिटवीन प्लेन्स, लैटिस इंटरवल बिटवीन प्लेन्स हमने निकाला था इसके जस्ट पहले लेक्चर में। जो लैटिस इंटरवल बिटवीन प्लेन्स के लिए स्मॉल डी इक्वल टू क्या था, ए एच अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू बी अपॉन के कॉस बीटा इक्वल टू सी अपॉन एल कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है आपका, एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग डायरेक्शन कोसाइंस है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन नंबर 5 में मैंने पहला इक्वेशन यूज़ किया है, देखिए यहाँ पर
यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए सिंपल। जैसे इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, देखिए यहाँ पर, और इस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ब्रैग्स लॉ होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स लॉ होता है। अगर मैं इस लैम्डा के बाजू में n को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक जनरल केस हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर या फिर n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात थी बस। तो हमने केवल अभी ब्रैग्स लॉ नहीं पढ़ा है, ब्रैग्स लॉ का केवल इक्वेशन को डिराइव किया है फ्रॉम द लावेज इक्वेशन। तो आई होप आप सभी को ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसको आप एक बार और, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, और इसका जो PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।